स्टार्टिंग में अगर इन 3 चीज़ों को डाल दिया बच्चों में स्टार्टिंग से, आपका बच्चा सर्वाइव कर जाएगा और वो खुद डिसीजन लेना चालू कर देगा। आपको बच्चे के लिए सोचना ही नहीं है। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आंखों में, देश भर छा जाने की है। Inspiring stories of humans. नमस्ते सागर जी। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे टॉक शो थैंक यू सो मच। अरब टॉक्स पे। थैंक यू सो मच। तो थोड़ा आप अपने बारे में बताएं ताकि हमारी जो ऑडियंस आपको देख रही है वो आपको पहचान सके। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इस अरब टॉक्स का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ पर अपनी विचारों को आपके साथ साझा करने के लिए मौका दिया है। और हमारे कई गुरुजन इस सीट पे बैठे हैं और मुझे ये मौका मिला है, तो मैं उन गुरुजनों को नमन करूँगा, अपने माता पिता को नमन करूँगा। उनके आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ। तो आज मौका मिला है अपनी बात को आपके साथ साझा करने का। तो आज हम चर्चा करेंगे जिस मुद्दे पे, जिस विचारों पर आज हम यहाँ मिलने वाले हैं उस पर आप अच्छी चर्चा करेंगे और निश्चित ही आपको बहुत ही सारा बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जो हमने सीखा है वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ। और आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या क्या है, आपकी एजुकेशंस वगैरह? बिल्कुल। एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्योंकि मैं आज एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, उसके पीछे क्या आपका बेस रहा है वो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। कि मैंने 10th 12th एक सिंपल से स्कूल से किया है। जब मैंने 10th 12th किया था तब हमारा कोई विज़न नहीं था कि हमें बनना क्या है। बस सिंपल पढ़ना है, पढ़ते गए, नंबर आते गए। नंबर भी कोई ऐसे नहीं है कि 90-80% आ रहे हैं, सामान्य परसेंटेज थे, चलते गए। कोई विज़न नहीं था हमारे पास। 11th 10th क्लियर किया। 10th क्लियर के बाद कॉमर्स ले ली, क्योंकि हमारे जो फ्रेंड्स थे वो कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहते, तो हम भी कॉमर्स ले लेते हैं। ले लिया, पढ़ लिया, लेकिन विज़न कुछ भी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर था कि जब 12th में परसेंटेज आए उसके बाद ग्रेजुएशंस करने के लिए कॉलेजेस, पता नहीं था कॉलेज क्या होता है, कॉलेज कहाँ है और कौन कौन से कॉलेज कॉमर्स में डिग्री करवाता है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। लेकिन फ्रेंड्स सब बीएन कॉलेज में जाना चाहते थे तो हमने भी फॉर्म भर दिया बीएन का। हाँ, लेकिन जब लिस्ट आई तो उसमें नाम नहीं कि यार ग्रेजुएशंस करनी है, और एडमिशन फॉर्म भर दिया और बीएन में बोर्ड में बड़े बड़े अक्षर में लिस्टें लगी हुई है, सब जगह ढूंढ रहे हैं। कई फ्रेंड्स का सिलेक्शंस हो गया वहाँ पर और हमारा नाम नहीं। फिर किसी ने बोला यार कॉमर्स कॉलेज में जाओ, आपका कॉमर्स कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, वहाँ पे जाओ। और जबकि मैंने फॉर्म नहीं भर रखा था। तो मैं जब कॉमर्स कॉलेज में गया तो वो लास्ट डेट थी फॉर्म फिल करने की और एडमिशन फ़ी जमा कराने की। तब शायद भगवान ने हमारे हरियावत जी चुंडावा साहब को एक भगवान के रूप में ही मुझे उनसे मिलवाया और मैंने उनको बताया कि सर मैंने फॉर्म तो बीए में भरा पर वहाँ मेरा नाम नहीं है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, वहाँ क्यों भरा, तेरे लिए तो कॉमर्स कॉलेज खाली है, आपका तो कॉमर्स कॉलेज में सिलेक्शन होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे विदिन, मतलब आज लास्ट डेट है, मैं 3 बजे उनसे मिल रहा हूँ, उन्होंने कहा आप तो फटाफट ये फॉर्म भरो और फीस जमा कराओ, आपका हो जाएगा एडमिशन्स। अब मेरे पास 5 बजे विंडो क्लोज होने वाली थी, लास्ट डेट थी। अब करें क्या, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी परिवार की कि उस टाइम जो फीस थी मात्र 800 रुपये थी। 2001 की बात बता रहा हूँ मैं, 800 रुपये। बट वो तो 800 रुपये मिलते नहीं थे एट ए टाइम। एक बार 800 रुपये इकट्ठा होना, एक साथ मिलना बहुत बड़ी बात थी। मैं जैसे तैसे अपने घर पहुँचा, मम्मी को बताया मम्मा एडमिशन तो हो रहा है बट उसके लिए एक बार फीस चाहिए 800 रुपये। अब वो फीस कहाँ से लाएँ। अब मम्मा के लिए बड़ी, क्योंकि बता रहा हूँ सिचुएशन ऐसी थी फैमिली की कि एक साथ इतना बड़ा अमाउंट मिलना बहुत मुश्किल था एट ए टाइम। तो मम्मी ने जैसे तैसे उस पैसे को अरेंज किया कि चलो थोड़ा इनसे लेते, थोड़ा इनसे, मुझे दे दिए ये 800 रुपये, आप जाके फीस जमा कराओ। तब क्या है, इतने व्हीकल्स नहीं होते थे, यानी हमारे पास गाड़ियाँ नहीं होती थी कि गाड़ी लेके चले गए, एडमिशन करवा लिया। तो उस टाइम साइकिलें होती थी हमारे पास, इवन मेरे पास तो उस टाइम साइकिल भी नहीं थी। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसके पास हीरो पुक करके गाड़ी आती थी, तो उसके पास हीरो पुक थी। मैंने जैसे तैसे उसको कांटेक्ट किया, क्योंकि उस टाइम फ़ोन नहीं होते थे, कि फ़ोन पे बुला लिया उसको। उसके घर गया, उसको बोला प्लीज़ यार तेरी गाड़ी ले आओ, मुझे कॉमर्स कॉलेज जाना है और मेरे आज एडमिशन का टाइम है। उस बेचारे ने मेरा सपोर्ट किया, गाड़ी ली, गाड़ी लेके हम कॉमर्स कॉलेज पहुँचे जैसे तैसे।
वहाँ सर ने बोला चलो आप फीस लेके आ गए हो। फिर मैंने 800 रुपये दिए और मेरा एडमिशन हुआ। तो मैं मतलब कहीं ना कहीं मेरा जो ग्रेजुएशन लेवल है वो कंप्लीट हुआ है, उसके पीछे मैं रियली ब्लेस्ड हूँ। तो मैं उनको नमन करूँगा DS सुंदर साहब को कि उन्होंने उस टाइम न जाने मुझ में क्या देखा और उन्होंने पेन लेके मेरा एडमिशन्स कराया। हाँ, फिर ग्रेजुएशंस में क्या होता कि एक्चुअल में जनरली जो माहौल होता है कॉलेजेस के अंदर, बच्चे आते हैं, नए नए एडमिशन्स होते हैं, जाने का साधन तो था नहीं। तो मेरे पापा ने मुझे एक साइकिल दिला दी कि बेटा तू जाएगा कैसे, साइकिल तो ले। और साइकिल ऐसी नहीं कि कोई अच्छी हीरो रेंजर साइकिल या बच्चा जाए तो थोड़ा लगना चाहिए, सिंपल जो साइकिल आती वो दिलाई, वो भी सेकेंड हैंड थी, शायद मात्र 500-600 रुपये में पापा ने कहीं से अरेंज किया साइकिल लेके जाओ। और हम भी नॉर्मल बच्चे थे, सिंपल सादे बच्चे, तो साइकिल उठाई। अब साइकिल से हमें कॉलेज जाना है, कॉलेज जाते थे तो बच्चे वहाँ क्या बैग लेके आते थे, और स्टैंडर्ड बैग्स होते थे। हमारे पास पॉलीथीन होती थी, हम पॉलीथीन के अंदर एक रजिस्टर डाल दिया। और बुक्स तो होती नहीं थी क्योंकि बुक्स बहुत महंगी आती थी, अकाउंट्स की, स्टेट्स की, इनकी बुक्स बहुत कॉस्टली थी। लेकिन हमें पढ़ने का जुनून लग गया, मतलब कॉलेज में आने के बाद पढ़ने का जुनून लग गया। तो कॉलेज में हमारा 7-8 बच्चों का ऐसा ग्रुप बन गया जो मेरे अच्छे फ्रेंड्स हैं आज भी। उनके साथ हमारी एक ऐसी ट्यूनिंग बैठ गई कि हम प्रोफेसर्स की क्लास अटेंड करते, प्रोफेसर्स पढ़ाते, उनको पढ़ते, और उनसे हम उनकी जो स्पेसिमेन कॉपी होती थी उनके पास, वो बुक्स उनसे हम ले लेते और कॉलेज के गार्डन में बैठ के नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते। मतलब आदत से पढ़ गई थी, मजा आने लग गया था, या क्वेश्चन सॉल्व करते, इसका आंसर आ गया, ये आ गया, वो। तो 3 साल हमने ऐसे निकाले। हम 8-9 जनों का ग्रुप था और हम खूब मेहनत करते, वो क्वेश्चन सॉल्व करते, इसका आंसर आ गया, मैंने निकाल लिया इसका आंसर, मतलब आंसर पे फोकस रहता था, इसके नीचे आंसर है, मैंने आंसर निकाल दिया, और फिर हम पूछते और तेरा आंसर कैसे आ गया बताओ, वो प्रोसेस फॉलो करते। तो एक जुनून सा इन 3 सालों में एक जुनून आ गया पढ़ने का, नहीं यार अपन को फोकस करना है और ये चीज़ें करनी है। तो जैसे तैसे ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, और निश्चित मैं वापस कहूँगा कि गुरुजन अगर साथ हैं आपके जीवन में तो आपका जीवन सफल है। तो कॉमर्स कॉलेज के जितने भी हमारे गुरुजी हैं जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, उनके आशीर्वाद से, उनके ज्ञान से आज हम यहाँ बैठे हैं। मैं उनको एक बार फिर नमन करूँगा कि उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया, मतलब ऐसी टिप्स सिखाई जो आज हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने इस प्रोफेशन में। मैं PK सिंह सर जो हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाते थे, उन्होंने हमें इस तरीके का फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाया कि आज मुझे अपने आप पर ऐसा फील होता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ अपने साथियों को, क्योंकि मैं अपने आप को आज भी विद्यार्थी मानता हूँ कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आज इस स्टेज पे आने के बाद भी मुझे लगता है कि बहुत कुछ सीखना बाकी है, और हम जब अपने गुरुजी को देखते हैं वो हमसे कहीं आगे है, तो वहाँ तक जाने की इच्छा है हमारी, एम्बिशंस है हमारे कि हम भी वहाँ पहुँचें। तो अभी इस स्टेज में भी हम स्टूडेंट ही हैं, बहुत कुछ सीखना है। लेकिन उन्होंने जो टिप्स दी, उनका जो जुनून था, उन जुनून से कहीं ना कहीं डिसीजन हमारे मन में भी आया कि नहीं हमें पढ़ना है और कुछ सीखना है। स्कूल लेवल तक कोई विज़न नहीं था, कॉलेज में आके लगा कि नहीं यहाँ कुछ करना है। ग्रेजुएशन हुई, ग्रेजुएशन में भी ठीक ठाक परसेंटेज बन गए, दोस्तों की मदद से या उस मेहनत को कहें या कुछ भी है। एक विजय श्रीमाली सर हुआ करते थे हमारे साथ, उन्होंने हमें बहुत गाइड किया और बहुत तेज सर थे वो, उनसे हमें डर भी लगता था। तो वो हमें सिखाते थे कि कॉलेज लाइफ क्या होती है। तो वो जब हम पढ़ने के लिए आगे बैठते थे टेबल्स के ऊपर, तो वो हमारी पॉलीथीन देख लिया करते थे, और पॉलीथीन लेके आए कॉलेज में ऐसे आते वो हमारी पॉलीथीन फाड़ देते। यानी उनका मेन मकसद क्या था कि आप उन बच्चों की तरह बनो, उस प्रोफेशनल दिखने चाहिए हो। कॉमर्स के बच्चे हो, आप इस गंवारों की तरह कैसे आ जाते हो फ्लैट। ठीक है, वो परिस्थिति अलग थी, बट उनका ये था कि बैग की कोई कॉस्ट बड़ी नहीं आती, अगर आप उसकी तरफ जाओ, ये चीज़ फॉलो करोगे तो इजीली आप कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो वहाँ से भी हम बहुत मोटिव हुए, यानी हमने सीखा कि जीवन में केवल आप सोचो कि सीधा साधा जीवन दिखा कर आप बहुत कुछ कर लोगे तो वो भी पॉसिबल नहीं है, आपको थोड़ा सा दिखावटी बनना पड़ेगा। आप दिखो स्टूडेंट की तरह, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा आपको। अदरवाइज क्या होता है कि आप नॉर्मली एक थैली लेके जा रहे हो, एक बच्चा बैग लेके आ रहा है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को बैक में जाओगे। हाँ, मतलब थोड़ा सा ऐसा लगेगा अरे यार मैं यार इनके बराबर नहीं आ सकता। तो उन्होंने हमें बहुत सिखाया। तो कई प्रोफेसर से हम बहुत कुछ सीखे। ग्रेजुएशन हुई, उसके बाद जब ग्रेजुएशन हो गई तब भी ये नहीं था कि मुझे प्रोफेसर बनना है। मैं बता रहा हूँ विज़न तो कभी क्लियर था ही नहीं। अपन इस पर आगे चर्चा भी करेंगे, कई क्वेश्चंस आएंगे, मैं बताऊंगा हमारी यूथ को कि विज़न क्या होता है और हमें कहाँ पे डिसाइड करना होता है कि हमारा भविष्य कहाँ बन सकता है। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, रिजल्ट्स आए, काफ़ी अच्छे नंबर्स भी आए जिनमें हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की। और जब हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तब भी हमें पता नहीं था आप करें क्या। यानी ये था कि पढ़ाई करनी है, बट करनी क्या है पता नहीं है कि इसके आगे और क्या होता है। तो पहले तो बोलते थे 13वीं 14वीं 15वीं हो रही है। अच्छा। हाँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर हो गया। पहले हिंदी में बोलते थे, बड़ा मजा भी आता था। 14वीं में पढ़ रहा बच्चा 15वीं में, पेरेंट्स बड़े खुश होते थे।
जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई और मास्टर्स करने के लिए हमारे प्रोफेसर रेणु जटाना मैडम हैं, जिनका बहुत आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर, उन्होंने मुझे डिपार्टमेंट में बुलाया कि बेटा तुम्हारे अच्छे परसेंट है, तुम्हारी राइटिंग बहुत अच्छी है, तुम मेहनती हो, तुम बैंकिंग में एमकॉम करो, बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर एमकॉम करो। तो मुझे लगा या कोई प्रोफेसर अगर मुझे इंडिविजुअल कोई गाइड कर रहा है, इंडिविजुअल मुझे कोई एडवाइस दे रहा है, तो मुझे क्यों नहीं माननी चाहिए। तो उन्होंने मुझे गाइड किया और हम लग गए मेहनत करने। तो कहते हैं ना धीरे धीरे चीज़ें मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। लाइफ में हर चीज़ का एक समय आता है, लेकिन उसके लिए आपको कंटिन्यूटी, सतत प्रक्रिया है ये, कंटिन्यूटी आपको, हाँ कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। तो जो मेहनत ग्रेजुएशन लेवल की थी उसका रिजल्ट मिला मुझे एमकॉम में। वो एमकॉम में मैं वही करता, वही वापस मैडम से बुक्स लेता, पढ़ता करता, और मेरी यूनिवर्सिटी में रैंक लग गई एमकॉम में। जब रैंक लगी तब मुझे लगा कि हाँ अब कुछ है, शायद पोटेंशियल है अब में। यानी ग्रेजुएशन तक हमें नहीं लगा कि हमें पोटेंशियल है, बट जब मैंने एमकॉम कर ली और एक अच्छी रैंक आ गई यूनिवर्सिटी में, तब मुझे लगा कि नहीं अब कुछ कर सकते हैं। तब मैडम ने मुझे गाइड किया कि आपके एमकॉम में इतने अच्छे परसेंट है, यूनिवर्सिटी में आपकी अच्छी रैंक है, तो आपको आगे पीएचडी करनी चाहिए। तब भी मुझे नेट के बारे में नहीं आइडिया था, नेट की बातें होती थी, बट उस टाइम मुझे बिल्कुल नहीं पता था नेट क्या है, नेट की फुल फॉर्म क्या है, नो आइडिया, क्योंकि प्रोफेसर बनना ये तो सोचा ही नहीं। हाँ लेकिन ये था कि हाँ एमकॉम कर लिया यानी इतने अच्छे परसेंट बने तो हम कुछ कर सकते हैं, मेहनत करनी चाहिए। एरिया क्या हो गया पता नहीं, बट हम कुछ कर सकते हैं, ये एक मन में विश्वास आ गया मेरे पास। तो मैडम ने कहा पीएचडी कर लो। अब पीएचडी और नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, ये बहुत बड़ा सपना था। पीएचडी मैं कैसे कर सकता हूँ, उसमें तो रिसर्च करनी पड़ती है, सारा काम इंग्लिश में करना पड़ता है। हम हिंदी मीडियम के बच्चे कि सारा काम इंग्लिश में कैसे करूँगा, रिसर्च कैसे करूँगा, बड़ा टफ टास्क लग रहा था उस टाइम। और प्रोफेसर्स के अंडर में कैसे पीएचडी करेंगे, इतने बड़े बड़े परिवार की बच्चियाँ, इतने बड़े बड़े परिवार के बच्चे पीएचडी कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स इतने लिटरेट, और वो पीएचडी करते हैं, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, हमारे प्रोफेसर्स के नाम के आगे डॉक्टर लगता है, वो मेरे साथ कैसे संभव है। लेकिन मैडम ने कहा नहीं पीएचडी करो आप, मैं हेल्प करूँगी। तब मैडम ने मुझे सजेस्ट किया हमारी गुरुजन संतोष भंडारी मैम के अंडर में पीएचडी करने के लिए। मैं मैडम के पास गया कि मैडम पीएचडी करनी है। तो मैडम ने कहा आपको किसने भेजा। मैं कहा जटाना मैडम के। हाँ बात हुई थी, तो आप कैसे क्या करोगे पीएचडी। तो मैं कहा मैं तो प्योर हिंदी मीडियम का बच्चा हूँ मैडम, और साइकिल पे आता हूँ, देखो अपने पास ज्ञान मेहनत में सब कर लूँगा, पोटेंशियल है मेरे में, बट मैं प्योर हिंदी मीडियम का बच्चा हूँ। इंग्लिश मीडियम का बच्चा नहीं हूँ, मुझे थीसिस इंग्लिश में लिखनी है, तो थोड़ा टास्क तो है मेरे लिए, लेकिन अगर आपका आशीर्वाद रहेगा तो अपन कर लेंगे। तो मैडम ने मुझे कॉन्फिडेंट किया कि नहीं बेटा कोई टेंशन नहीं है, हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता है, आपका नॉलेज, आपका कॉन्फिडेंस, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर कॉन्फिडेंस है तो यू कैन डू एनीथिंग। तो बस मैडम का मोटिवेशन मिल गया, फिर हमने पीएचडी चालू की। बीच में कई समस्या भी आई कि यार इंग्लिश का मैटर कहाँ से लाऊं, कैसे लिखूं। तब ये नहीं होते थे, ये सारी चीज़ें जो आज सोशल मीडिया है या जो हम इंटरनेट की दुनिया कहते हैं, उस टाइम नहीं थी। गूगल ट्रांसलेट, हाँ मतलब ये सारी चीज़ें थी नहीं उस टाइम, लेकिन फिर भी मैडम के सानिध्य में काम किया, धीरे धीरे काम होता गया। इन बिटवीन माइंड में आया कि यार पढ़ाई के साथ साथ कुछ तो करना पड़ेगा। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं उनके जो कर्म है, मैं बता रहा हूँ कि पेरेंट्स जो हैं वो जो कर्म करते हैं उनका फल हमें मिलता है। और वो फल ये दिख रहा है आज पे मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरे पेरेंट्स थे लिटरेट नहीं थे, बट कहते हैं ना उनके पास एक्सपीरियंस बहुत था, अनुभव बहुत था उनके पास, तो उनकी बातें बहुत कुछ सीखा जाती थी। पेरेंट्स ने कभी मुझ पर दबाव नहीं डाला कि तुझे बेटा ये बनना है, आप पढ़ाई कर रहे हो कर लो, जैसे जीवन जीना जी लेना। हमारी तरफ से नहीं कि तुझे डॉक्टर इंजीनियर या XYZ बनना है। उनके कभी सपने थे ही नहीं, और ना कभी उन्होंने अपने सपनों को थोपा। उन्होंने बोला अगर आप मिडिल लाइफ भी जीना चाहते हो, मिडिल क्लास लेवल पे भी जीना चाहते हो तो चल जाएगा, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कभी उन्होंने अपने सपने हम पे नहीं थोपे, और ऐसा कोई बड़े सपने भी नहीं दिखाया कि आपको ये करना है हसो करना है। जीवन चलता गया, सब कुछ हुआ। लेकिन मुझे जब मैं नॉलेज होने लगा अपने सब्जेक्ट पे, थोड़ी सी पकड़ बनने लगी, तो मैंने क्लासेस शुरू की कि यार मुझे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो पहले साल मैंने निःशुल्क बच्चों को पढ़ाया कि यार ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ाऊंगा। मैं बैंकिंग का स्टूडेंट था और मैंने ABST यानी अकाउंट्स के पेपर पढ़ाने चालू किए। एक साल मैंने निःशुल्क पढ़ाया जब पैसिफिक कॉलेज गुलाबाग हुआ करता था, और वहाँ BBA स्टार्ट किया था सोडानी साहब ने। उनको भी नमन करूँगा मैं, जिन जिन के नाम ले रहा हूँ उन सबका आशीर्वाद है मेरे जीवन में। तो सोडानी साहब की कृपा से वो कॉलेज खुला, वो बहुत नियरेस्ट था मेरे मकान के। तो मैंने वहाँ के बच्चों से कांटेक्ट किया, एक बच्चा मुझसे कांटेक्ट करने आया भी जो बाहर से बच्चे पढ़ने आते थे BBA,
कि सर मेरे को अकाउंट्स में प्रॉब्लम आती है, मुझे पढ़ाना। मैं कहता हूँ आ जाना, शाम शाम को मैं पढ़ाऊँगा। तो उसके साथ एक ग्रुप बन गया। तो 17-18 बच्चे थे। मैंने कहा फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाऊँगा। वो 1 साल जब मैंने उनको पढ़ाया तो एक जो कॉन्फिडेंस आया सब्जेक्ट का, यानी लगने लगा कि यार अपन जब फैकल्टी हमें पढ़ाती थी, जो प्रोफेसर्स हमें पढ़ाते थे, तब हम एज ए स्टूडेंट्स पढ़ते थे। आज हम एज ए टीचर जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और हाई हो जाता है। तो सब्जेक्ट पे पकड़ बनती गई। तो जब सब्जेक्ट पे पकड़ बनी तब किसी ने बताया नेट फाइट करो ना यार, आप अगर पढ़ा रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, पीएचडी तो ना जाने कितने साल में होगी, टाइम लगेगा, नेट फाइट करो ना। तब भी क्लियर नहीं था प्रोफेसर बनना है। तब भी ये लगता था यार चलो अपन बैठे हैं, अब कोचिंग स्टार्ट कर दी है, बच्चों को पढ़ाएंगे और ठीक है थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा, चल जाएगा काम। तो उस टाइम 1 साल मैंने जब पढ़ाया, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था मैंने, कॉस्टिंग पढ़ाई, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाई, स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई, रिसर्च भी पढ़ाया था मैंने। मतलब पढ़ाया कैसे, पढ़ के एक बार पढ़ूंगा मैं, चीज़ें सीखूंगा, फिर मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। वो चीज़ कंसेप्ट्स को क्लियर करती गई। और मैं फर्स्ट टाइम जब नेट देने गया, जब नेट का पेपर जो होता था रिटर्न पेपर हुआ करता था, तो मेरी इनकम टैक्स बहुत अच्छी थी। और वहाँ ऑप्शन आते थे, 5 ऑप्शन आते थे, उसमें से एक पेपर आपको ऑप्ट करना होता था। और इनकम टैक्स का पेपर था और बहुत मैं अगर एनालिसिस करूँ तो पेपर मेरे लिए बहुत ईजी था। मैं एग्ज़ाम देके आ गया और एग्ज़ाम देके आया तो नेट जीआरएफ, मतलब आप क्वालिफाई हो गए नेट। मैं मतलब सोच भी नहीं सकता हूँ कि जब रिजल्ट आया हमें पता ही नहीं था। क्यों, हमें पता था कि रिजल्ट नेट कोई निकल सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। तो कोई नेट क्वालिफाई हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। हम केवल एग्ज़ाम देके आ गए क्या, चलो हाँ। अब मैं आपको वो भी एक स्टोरी थी कि एग्ज़ाम कैसे देने चला गया, क्योंकि मैं तो ड्यूटी करने जा रहा था। सेम डे मेरी ड्यूटी लगी थी कॉमर्स कॉलेज में एज ए इन्विजिलेटर, नेट के ही एग्जाम में, जहाँ साइंस का सेंटर आता है कॉमर्स कॉलेज में। और किसी कारणों से वो ड्यूटी मेरी कैंसिल हो गई और मेरे पास एडमिट कार्ड पड़ा था। हाँ, तो मैं कहा चलो अब एग्ज़ाम दे देते हैं। फर्स्ट पेपर मुझे बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि नेट में फर्स्ट पेपर जो होता है उसमें टेक्निकल पेपर होता है, जनरल नॉलेज का पेपर होता है। उसमें कुछ रीजनिंग के, मैथमेटिक के, डाटा लर्निंग के क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए आ गए, फर्स्ट पेपर दे दिया जैसे तैसे, सेकंड पेपर दे दिया, थर्ड पेपर रिटर्न का था, रिटर्न का दे दिया। कॉन्फिडेंस नहीं था कि सिलेक्शन हो जाएगा। एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम देके घर आ गए। 2-3 महीने बाद रिजल्ट आता था, तो ऐसे ही बैठे थे कंप्यूटर पे, देखा रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, तो हमें पता ही नहीं था एडमिट कार्ड कहाँ है। मैं और मेरा भाई था, उसने भी नेट का एग्ज़ाम ही दिया था, चलो तो हम ढूंढ रहे थे ऐसे ही। तो इत्तेफाक से उस दिन एडमिट कार्ड ढूंढा हमने और देखा यार चलो देखने में क्या हर्ज है। तो आप यकीन मानोगे कि रिजल्ट, लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं नेट का, और रिजल्ट आता है तो उसमें 10-10 हज़ार का गैप होता है। तो मेरा शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान है, मेरा रोल नंबर था 40,568, ये मेरा रोल नंबर था। तो 40,000 से पहले 39,000 की सीरीज चल रही थी और 40,000 पे एक ही रोल नंबर दिखा, वो था 4th। मैंने कहा एक ही रोल नंबर भी अपना, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मतलब मैं बिलीव ही नहीं कर रहा हूँ नेट क्वालिफाइड। मैंने उस रिजल्ट को 4 से 5 बार देखा और मैं सोच रहा हूँ कि यार नेट क्वालिफाइड हो गया। मैंने 2-3 जनों से कंफर्म किया कि यार रिजल्ट आ गया क्या नेट का, क्या हाँ आ गया, कि मेरा ये रोल नंबर वो शो कर रहा है, क्या ये वो रिजल्ट है या सबके रोल नंबर है, क्या शो करता है, कि नहीं वो तो क्वालिफाइंग जो रिजल्ट होता है, जो क्वालिफाई उनका रिजल्ट आता है। तो उस टाइम बड़ा लगा यार मैं नेट क्वालिफाइड हो गया। तो मैंने जब कॉमर्स कॉलेज में बताया कि मेरा नेट क्लियर हो गया, तब जाके मेरे प्रोफेसर ने, बेटा नेट क्वालिफाइड इतनी बड़ी बात है कि जो नेट हो गया उस टाइम, जब राजस्थान में मात्र 2 बच्चे नेट क्वालिफाइड हुए थे, उसमें एक मैं था। तब उन्होंने बोला कि तेऊ 100% लेक्चरर बनेगा। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पद नाम था वो लेक्चरर था, कॉलेज लेक्चरर, कि तेरा लेक्चरर बनना श्योर है। तब 1, 2, 3, 4 हर प्रोफेसर ने मुझे इस तरीके से वर्ड बोले, तब मुझे लगा कि मैं प्रोफेसर 100% बन जाऊंगा, 100% प्रोफेसर बनूंगा मैं। तब मेरा विजन हुआ कि अब तो मैं प्रोफेसर बनूंगा, कुछ भी हो जाए, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये बच्चा प्रोफेसर बन सकता है। तब मुझे सोरेन साहब डीन थे, उन्होंने बुलाया कि यार तेरा नेट क्वालिफाइड हो गया, बहुत बड़ी बात है, नेट तो निकलते ही नहीं है। क्योंकि पहले एमफिल, पहले नेट की प्रोफेसर बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी होती थी, कोई एमफिल किया हुआ कैंडिडेट है वो भी एलिजिबल था, पीएचडी जिसने कर दी वो भी एलिजिबल, जिसने नेट कर ली वो भी एलिजिबल है, बट नेट बहुत कम होते थे। तो नेट के बेसिस पे जब मुझे लगा कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो सकता है, तब वैकेंसी आई 2010 के अंदर। तो आप यकीन मानोगे जब वैकेंसी आई ना, तो मतलब वैकेंसी आई तब मुझे ऐसा लगा कि मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब ये कॉन्फिडेंस, न जाने भगवान का क्या आशीर्वाद रहा, माता पिता का आशीर्वाद रहा, कि जब वैकेंसी आई, क्योंकि वैकेंसी बहुत टाइम के बाद आई थी,
तो जब वैकेंसी आई ना तो मेरी आंखों में से आंसू आ रहे थे कि मेरा सिलेक्शन, मतलब मेरा हो गया काम, भगवान ने मुझे नौकरी दे दी। मतलब मुझे कहीं डर नहीं था कि मेरा पहले रिटर्न एग्जाम होगा, मेरा इंटरव्यू होगा, तब मेरा सिलेक्शन होगा। बट मैं केवल क्या पढ़ रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट कि यार EFM में इतनी पोस्टें हैं। केवल वो देखने मात्र से मेरी आंखों में आंसू कि मम्मी वैकेंसी आ गई, मेरा हो गया काम, भगवान ने मेरे को नौकरी दे दी। तो सब शौक के अभी तो वैकेंसी आई है, अभी तो आपको कितने पड़ाव पार करने हैं। बट मन में कहते हैं ना, मन में जब कॉन्फिडेंस होता है और एक वो था कि जज्बा कि ये मैटर नहीं कर रहा है कि मुझे रिटर्न कैसे निकालना, इंटरव्यू, ये मैटर ही नहीं कर रहा है, बस नौकरी आ गई ना मेरा सिलेक्शन पक्का है। वो इनर कॉन्फिडेंस मुझे आज यहाँ लेके आया है। क्या बात है। हाँ, ये इनर कॉन्फिडेंस है कि मैं आज यहाँ बैठा हूँ। तो ये जो चीज़ें साथ में मेरे साथ घटित हुई, ये रियल में मैं जीवन में कई ऐसे मेरे गुरुजन हैं जिनका आशीर्वाद रहा है जो मैं आज बैठ पाया। सो आपने मेंशन किया कि आप कॉमर्स फील्ड से हो, तो अकॉर्डिंग टू यू कॉमर्स में एम्प्लॉयमेंट की क्या क्या संभावना है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। और मैं अपने यूथ को, जो यूथ है जो कहीं ना कहीं सोचती है कि मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है और गवर्नमेंट सेक्टर में मुझे अपना कैरियर बनाना है, तो इस पर निश्चित ही अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे कि कॉमर्स का जो बच्चे के पास क्या ऑप्शंस हैं कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में किन पोस्ट के ऊपर जा सकता है। तो पहली चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि बीकॉम एक सिंपल ग्रेजुएशन है ना। अगर मैं केवल ये बात करूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेजुएशंस आपके पास कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कॉमर्स सेक्टर में ही आप अपना करियर बनाएं। अगर कोई ग्रेजुएट बच्चा है, उसने ग्रेजुएशन BSc से किया है, BA किया या बीकॉम किया है, वो बच्चा फ्यूचर में सिविल सर्विसेज में जा सकता है, UPSC फाइट करके UPSC फाइट कर सकता है, RPSC फाइट कर सकता है, RS बन सकता है, IAS बन सकता है, और भी UPSC में कई सारी सर्विसेज हैं। तो वो उस ग्रेजुएशन के बेसिस पर अपना एग्ज़ाम फाइट कर सकता है, क्योंकि उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो ओनली ग्रेजुएशन होती है, पर्टिकुलर स्ट्रीम होना जरूरी नहीं है। बट अगर कॉमर्स का बच्चा सोचता है कि मैंने कॉमर्स में पढ़ाई की है और मैं कॉमर्स में ही अपना कैरियर बनूं, जहाँ केवल कॉमर्स का ही वर्क हो, तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉमर्स के बेसिस पर जो वैकेंसी है उसमें मैं बहुत एक गिनी चुनी वैकेंसी की बात करूंगा जहाँ केवल कॉमर्स की ही डिग्री मांगते हैं। वो है फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, ये दो। लेकिन कॉमर्स का बच्चा ये ना सोचें कि क्या ये दो ही वैकेंसी मेरे पास है, ऐसा नहीं है। उसके पास अपार संभावना है, अपार संभावना है। वो कहीं भी अपना कैरियर बना सकता है, कहीं भी ये बाउंडिंग नहीं है कि आपकी बीकॉम है तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बीकॉम लाइक अ जनरल ग्रेजुएशन, क्योंकि मैं जब फर्स्ट ग्रेड की बात करूंगा या असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करूंगा, वहां भी ये जरूरी नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स में की है। एक BA का बच्चा भी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की फैकल्टी बन सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। BA किया हुआ बच्चा कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। तो एक चीज, ये चीज क्लियर कर लें कि हम ये सोचें कि कॉमर्स लेने के बाद कॉमर्स में क्या संभावना है, या BSc करने के बाद BSc में क्या संभावना है, या BA करने के बाद BA में यानी अदर इस फील्ड में आर्ट्स के फील्ड में क्या संभावना है। तो सरकार ने जितनी भी वैकेंसीज निकाली है उसमें कहीं भी किसी भी सब्जेक्ट का टैग नहीं लगाया, केवल एजुकेशन को छोड़कर। अच्छा। और एजुकेशन में भी केवल PG को प्रेफरेंस दिए, ग्रेजुएशन को नहीं दिए। तो बच्चा ये माइंड से निकाल ले कि मैं कॉमर्स लेने के बाद मैं क्या कॉमर्स फील्ड में ही जॉब कर सकता हूँ, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आप किसी भी एरिया में अपना परचम लहरा सकते हैं। उस पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा अभी बच्चों से कि आपको करना क्या है, बस ये आपको पता होना चाहिए। उस पर चर्चा करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा, अगर आपने उस पर फोकस कर लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो कॉमर्स में अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर कॉमर्स हो या आर्ट्स हो या साइंस हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने कहीं भी कोई टैग नहीं लगा रखा है कि कॉमर्स का बच्चा ये कर सकता है या साइंस का बच्चा ये कर सकता है। आपके लिए सारी चीज़ें ओपन हैं, आप किसी भी फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। सो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर आपकी अभी तक का मतलब क्या क्या अचीवमेंट्स या अकम्पलिशमेंट्स रहे हैं? यस, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं क्योंकि बैंकिंग एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स या EFM का है उसका प्रोफेसर हूँ, तो मैं बच्चों को इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ।
इकोनॉमिक्स में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी भी हमारा सेटिस्फेक्शन पॉइंट जो है वो कभी आता ही नहीं है, किसी का भी नहीं आएगा कि मैं यहाँ सेटिस्फाइड हो गया। कोई भी व्यक्ति हो, कितने भी हम किसी की भी बात करें कि भले वो भगवान का भक्त हो या कोई भी हो, क्या नहीं मैं तो अब दुनियादारी से दूर हो गया और ये मेरा सेटिस्फेक्शन पॉइंट है, यहाँ में आ गया, इनफ हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। सब एक लेवल पे आ जाएंगे वही। मतलब अर्थव्यवस्था कब बढ़ेगी आगे? जब हम महत्वाकांक्षी होंगे, एम्बिशियंस होंगे। तो जब मैं नौकरी में आया तो नौकरी में आने से पहले माइंड में क्या था, मुझे नौकरी करनी है असिस्टेंट प्रोफेसर की, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझसे ज़्यादा खुशी किसको हुई? मेरे पेरेंट्स को, मेरे परिवार को। उनको लगा अरे यार मेरा बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। उनको केवल मात्र कहने के लिए, क्यों, उनका सीना चौड़ा कब होगा कि मेरा बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर। मेरा परिवार बोलेगा मेरा भतीजा, मेरा भांजा या मेरा दोता या मेरा पोता असिस्टेंट प्रोफेसर, उनके लिए इनफ है, वहाँ वो सेटिस्फाइड हो चुके हैं। बट मैं मेरी बात करूँगा तो जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना तब मेरी शुरुआत हुई है, वो तो मेरे शुरुआत पॉइंट है, मेरे कैरियर की शुरुआत है। मुझे तो अभी बहुत कुछ अचीव करना है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट था और मुझे उसने एक चेहरा दे दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर का चेहरा। सागर सांवरिया को असिस्टेंट प्रोफेसर का चेहरा दिया कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर है इस कॉलेज में, यानी मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से जाना जाता है, ना कि सागर सांवरिया के नाम से। हाँ डेफिनेटली। और मैं बता रहा हूँ बार बार कि मैं आज असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे भले ही हूँ, बट मैं एक विद्यार्थी ही हूँ, मैं एक लर्नर हूँ कि मुझे सीखना है। तो जब मैंने नौकरी ज्वाइन की तब मुझे एक नई जिंदगी मिली, यानी मैं वापस नर्सरी क्लास में आ गया। क्यों, मैं अपने प्रोफेसर्स को देख रहा हूँ, वो प्रोफेसर है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, वहाँ कहाँ पहुँचे, उनकी डिग्निटी, उनका सीवी जब हम देखते थे तब हम तो जीरो थे। तो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि नहीं हमें तो वहाँ तक पहुँचना है, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, अभी तो नौकरी ज्वाइन की है, बहुत नीचे है, कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, वो परिवार के लिए था कि हाँ मेरा बेटा असिस्टेंट प्रोफेसर है, या यूपीएससी आप सेलेक्ट हो तो मेरा बेटा कलेक्टर बन गया। आपको काम करना है, आपको दिखाना है दुनिया को कि आप इस पद के साथ कितना जस्टिफाई कर पा रहे हैं। तो जब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बना तब रियल में मेरे कैरियर की शुरुआत हुई। मेरे इस पद को मुझे पूरे समाज में कुछ देना था इस पद के जरिए। और अपने गुरुजनों के जब मैं सीवी देखता था, उस सीवी के अकॉर्डिंग मुझे भी अपना कैरियर बनाना था, मुझे भी ये बनना है। तो धीरे धीरे शुरुआत हुई। मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी आबू रोड। थोड़ा सा नर्वस हो गया था मैं सोचा था मीरा गर्ल्स कॉलेज मेरी पोस्टिंग आएगी, बट पोस्टिंग आई आबू रोड। लेकिन कहते हैं ना, ज़िंदगी में जो मिलता है बहुत सोच समझ के मिलता है, क्योंकि आपके कर्म अच्छे हैं तो रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। इसलिए कर्मों पर विश्वास कीजिए, कर्म अच्छे करिए, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। आबू रोड पोस्टिंग हुई, ज्वाइन किया, देखा कॉलेजेस को क्या होता है क्या नहीं है। जुनून था पढ़ाने का और बच्चों को तेज तेज आवाज़ में पढ़ाते थे। कॉलेजेस में जनरली होता ही है कि एजुकेशन में बच्चों का रुझान थोड़ा कम रहता है, बच्चे आते नहीं हैं। लेकिन हमें जुनून था, तो आओ ये पढ़ेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। बच्चों की अच्छी खासी भीड़ भी है आबू रोड जैसे जगह में, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। हमने अच्छे से शुरुआत भी की, पढ़ाई भी की, सब किया। तब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई और वो अपॉर्चुनिटी दी मेरी गुरु माता प्रोफेसर रेणु जटाना मैडम ने। उन्होंने मुझे बोला कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन है और गवर्नमेंट का पब्लिकेशन है। तो उनके सहयोग से उन्होंने बोला कि आप एक बुक लिखो, अपन एक बुक लिखते हैं, आप एक अच्छा प्रपोजल तैयार करो और प्रपोजल तैयार करके अपन वहाँ भेजेंगे, अगर एक्सेप्ट हो गया तो अपन एक अच्छी बुक लिखेंगे। वो गवर्नमेंट पब्लिकेशन था, हिंदी में था, हिंदी ग्रंथ अकादमी, प्योरली हिंदी में। और अपन हिंदी पे ही फोकस कर रहे हैं, है ना, प्योर हिंदी में। तो अब मेरी पोस्टिंग हो गई आबू रोड, तो मैं अपने परिवार से दूर हो गया। नो डाउट अपन वहाँ हैं तो मेरे पास क्लास, मैं अपने कॉलेज जाने के बाद कॉलेज के 5 आवर्स अपन ने दे दिए, उसके बाद क्या करें। तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे वहाँ से मिली, तो मैंने उस पर काम चालू किया कि मुझे यार लिखनी है, वित्तीय प्रबंध की बुक लिखनी है और अच्छे लेवल पे बुक लिखनी है। मतलब जोश था मुझे कि मुझे अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि कोई गवर्नमेंट पब्लिकेशन मुझे बुक लिखने के लिए कह रहा है। तो मैंने बहुत अच्छा प्रपोजल बनाया और मैंने वहाँ भेजा, आशीर्वाद रहा
और प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया और मुझे वहाँ से एक्सेप्टेंस मिल गई कि आप बुक लिखिए। बुक लिखी। उस बुक को लिखने में मुझे 3.5 साल लगे। जनरली प्रोफेसर्स लोग बहुत कम समय में बुक लिख लेते हैं, लेकिन मुझे ना जाने क्या था, मुझे हर लाइन मेरी लिखनी है, क्योंकि मेरी सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी हो गई थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं अपनी लाइन लिखूंगा मेरी लैंग्वेज में, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ बुक के जरिए, अगर मुझे मौका मिला है तो। क्योंकि मुझे पता है कि ये ऐसा क्यों होता है, क्या नहीं होता है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं प्रैक्टिकली बात करें, तो प्रैक्टिकली बात किताबों में आए, धरातल पे आए। तो मैंने उस बुक्स में मेंशन की वो सारी चीजें, एक एक चीज की, ऐसा नहीं ऐसा होता है, इसको ऐसे रिवर्स करोगे तो ये होगा। बुक लिखी, बुक पब्लिश होने गई, पब्लिश्ड हो गई, हिंदी ग्रंथ अकादमी में पब्लिश हो गई, मार्केट में लॉन्च हो गया, बुक बिकने लगी अच्छी खासी। लोगों का बहुत सपोर्ट भी मिला कि यार आपकी आरपीएससी हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आई है यार, आपने अच्छी बुक लिखी है, ये XYZ सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तब आरपीएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, पूरे भारतवर्ष में उन्होंने आवेदन मांगे कि हिंदी में जिसने भी फाइनेंस कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर अगर हिंदी में किसने बुक लिखी है तो वो हमें भेजें। अच्छा। हम उनको 1,25,000 का इनाम देंगे और 3 बुक का सिलेक्शन करेंगे ओवरऑल इंडिया में। मैं क्या चलो भेजनी चाहिए। मेरे किसी मित्र ने बताया कि ऐसी आई है, या तो तेरी बुक भेज, तूने इतनी अच्छी बुक लिखी है। मैं कहा भेजने में क्या हर्ज है, अपन देखो एनालिसिस नहीं कर सकते, हम इंडिया लेवल के आदमी हैं। तो वो जो 3.5 मतलब कोई होता है ना, कोई चीज ब्लेस्ड होती है, मैंने बताया ना, आप कर्म करो। तो मेरा आबू रोड जाना क्यों सक्सेस रहा कि मैं फैमिली से कट गया, समय मिल गया, अच्छा लिखा, बुक में बहुत अच्छी चीजें आ गई। और जब मैंने बुक्स का सेट भेजा आरबीआई को, तो 6-7 महीने हो गए, प्रोसेस चला। उनकी एक कमेटी बैठी, इंडिया लेवल के प्रोफेसर्स थे उसमें, आरबीआई के बहुत उच्च अधिकारी भी उस कमेटी में थे। उन्होंने उसको इवैल्यूएट किया, सारी बुक्स आई होगी, कई सारी बुक्स आई थी, इवैल्यूएट किया उन्होंने। तो 3 सब्जेक्ट में मांगी गई थी, 3 अलग अलग टेक्निकल वर्ड्स थे, उसमें फाइनेंस में मैंने भेजी। आप यकीन मानेंगे जब रिजल्ट आया तो तीनों में से 2 सब्जेक्ट की तो बुक को उन्होंने हटा दिया कि ऐसे लेवल की बुक है ही नहीं, केवल फाइनेंस की एकमात्र बुक को उन्होंने पुरस्कृत किया 1,25,000 रुपये से। क्या बात है। तो ये मेरे जीवन में मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मुझे अपने कर्मों से, मतलब जो मैंने कर्म किए उसका रिजल्ट मुझे नेशनल लेवल पे मिला। और मुझे अपने प्रोफेसर्स के आशीर्वाद से एक ऐसा पद मिल गया कि यार आज आपकी बुक एपेक्स, यानी आरबीआई को एपेक्स बैंक, सर्वोच्च बैंक माना जाता है, एपेक्स बॉडी है वो हमारी बैंकिंग सेक्टर की, वो आपको पुरस्कृत कर रही है आपकी बुक को इंडिया लेवल पे। तो ये जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, ये आपके काम, मतलब आपने काम कब किया, रिजल्ट कब मिल रहा है, यानी आप काम करते जाओ, रिजल्ट मिलेगा आपको। तो वो रिजल्ट मुझे मिला जिसने मुझे एक और आगे कुछ करने के लिए मोटिवेट कर दिया। तो अभी वर्तमान में मैं ऐसी और भी कई बुक लेके आ रहा हूँ, स्पेशली यूपीएससी के लिए। मैं एक बुक राइटअप कर रहा हूँ स्पेशली यूपीएससी भी ऐसी निकालता है वैकेंसीज या एप्लीकेशंस निकालता है कि आप हमारे लिए बुक्स लिखिए प्योरली हिंदी में। तो मेरी एक अभी फाइनेंशियल लिटरेचर के ऊपर में, वित्तीय साक्षरता के ऊपर एक मैं बुक लेके आ रहा हूँ हिंदी मीडियम प्योर, जो डिमांडेड है, तो उस पर काम कर रहा हूँ। तो इस टाइप की चीज़ें करने में मुझे बड़ा मज़ा आता है और मोटिवेट मिलता है। आपसी जो एरा है, जो इन्वायरमेंट, उससे मोटिवेट मिलता है कि हमें कुछ नया करना है। दूसरा मेरा जो अचीवमेंट्स हैं कि मुझे लगता है कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जिनके पास आर्थिक तंगी के कारण वो पढ़ नहीं पाते हैं। देखो वैसे सरकार बहुत अच्छा कर रही है, सरकार ने ऑलमोस्ट एजुकेशन को फ्री कर दिया है, ऑलमोस्ट एजुकेशन फ्री है, पढ़ने वाला होगा तो बस सरकार ने सबको फ्री कर दिया। यानी आप आज हायर एजुकेशन की बात करें तो बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट आप हायर एजुकेशन की डिग्री ले पा रहा है। तो एक ग्रामीण बच्चा या ऐसा बच्चा जो आर्थिक तंगी से कहीं ना कहीं चल रहा है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बने। पढ़ाई तो मैं कर लूँगा, मैं एमकॉम की डिग्री भी ले आऊँगा, एमएससी भी कर लूँगा, सरकार चलो पैसों की जरूरत नहीं है वहाँ पर, बट उसके आगे क्या। तो मैं सरकार से मेरी ये अपील भी है कि हम जैसे को कहीं ना कहीं मौका दे कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट नेट सेट की कोचिंग कराएं। हमें ऐसा कहीं ना कहीं प्रोविज़न ऐसा डालें कि हम लोग जो हमें आज तक सीखा है हमने, वो हम उन लोगों के लिए भी साझा करें।
तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट नेट पढ़ाएं बच्चों को, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो बच्चे अच्छी लेवल की कोचिंग नहीं कर पाते हैं या जिनके पेरेंट्स अवेयर नहीं है, इलिटरेट है, तो उन लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट नेट की कोचिंग कराएं और उस कोचिंग कराने से उनके सिलेक्शंस हो नेट में और वो असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी वैकेंसी में आ पाएँ और उनके पेरेंट्स को कहीं ना कहीं उनके सपनों को साकार करने में मदद मिल पाए। तो मैं ऐसे कई बच्चों को पढ़ा चुका हूँ जो आज नेट क्वालिफाइड है। अच्छा, तो वो मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं सरकार से मेरी यही मतलब आप विनती कहें या कुछ भी कहें कि हम जो चीज़ सीखे हैं वो हमारे बच्चों तक भी पहुँचे, यानी इसके लिए भी कोई प्रोविज़न निकालें। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में फ्री ऑफ कॉस्ट डिग्री हम दे पा रहे हैं सरकार इस योजना में, तो हमारा यूज़ ले सरकार, हमारा पूरा उपयोग ले कि हम सरकार हम बच्चों को कुछ दें, हमारी गरीब जनता को कुछ मिले, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाए, वो कहीं खाली नहीं, वो लेक्यूमा नहीं रह जाए कि वो बच्चे वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। सो आपके अकॉर्डिंग जो कॉन्फिडेंस होता है उसका जीवन में क्या रोल रहता है? हाँ, ये क्वेश्चन वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सफलता है वो आपके आत्मविश्वास पर निर्भर करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और मेरा ये मानना है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप काम करोगे, धरातल स्तर पे उस काम को जब आप करोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आपका किसी को सुनने से नहीं आ सकता। आप मोटिवेट हो जाओगे, बट मोटिवेट होने के बावजूद आपको रिजल्ट मिल जाए पॉसिबल नहीं है। थोड़े दिन के लिए रहेगा वो। हाँ, आज सुन लिया, थोड़ी देर मोटिवेट रहेंगे, लेकिन आप वापस अपने एरिया में जाओगे, आपका जो ओरा है उस ओरा में जाओगे, आप वापस नॉर्मल बिहेवियर करोगे, वो चीज़ आपके लिए नगण्य हो जाएगी। इसलिए मेरा ये मानना है कि आपको रूट लेवल पे, यानी इस पर आपको धरातल स्तर पे काम करना है। अगर आप अच्छे कर्म करोगे, अगर आप फोकस्ड रहोगे, तो आपको सफलता 100% मिलेगी। मैं आज यहाँ बैठ के बोल पा रहा हूं तो ये कॉन्फिडेंस है, बट ये कॉन्फिडेंस आया कहां से? अगर मैं एक सिंपल पर्सन होता, एक दुकान चला रहा होता और मुझसे आके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हो तो शायद मैं बोल ही नहीं पाता। बट हम डेली बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपनी चीज़ें हम बोर्ड पे मेंशन कर रहे हैं, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यहाँ मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन यहाँ भी कर पा रहा हूँ, आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पा रहा हूँ। तो रीज़न क्या है? बिकॉज वी आर डूइंग वर्क इन दिस एरिया, डेली उस चीज़ को कर रहे हैं। तो जरूरी क्या है? निरंतरता, कंटिन्यूटी। अगर कंटिन्यूटी है, अब कंटिन्यूटी की जरूरत क्या है? फोकस्ड। मतलब पहली चीज़ क्या है? आपको फोकस करना है कि आपको करना क्या है। मैं कह रहा था ना, आगे हम चर्चा करेंगे इस बिंदु पर, तो मैं पेरेंट्स को या हमारे बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि 10th तक बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तब तक बच्चा बच्चा होता है। उनका जो माइंड है वो पेरेंट्स का होता है। पेरेंट्स सोचते हैं मेरा बच्चा ये करेगा, पेरेंट्स सोचते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, नेवी में जाएगा, ये होगा वो होगा, XYZ। पेरेंट्स सोचते हैं, बच्चा नहीं सोचता है। बच्चों को तो जो किताब पढ़ी वो पढ़ेगा, नंबर लाएगा, ठीक है, चल रहा है। लेकिन जैसे 10th क्लास क्लियर होती है, बच्चा जब 11th-12th में सब्जेक्ट ऑप्ट करता है, जब बच्चा थोड़ा सा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है, तो 11th-12th में अगर बच्चा बहुत होशियार है, यानी हम होशियारी की कैलकुलेशन क्या है, वही 90% है ना, यही कैलकुलेशन है पेरेंट्स की, इन सबकी, 90% साइंस लेगा बच्चा, इंजीनियर ठोकेगा, ये होता है जनरली। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज, 10th के परसेंट के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं, बेटा तू इंजीनियरिंग कर ले, डॉक्टर कर ले, बच्चा भी सोचता है कर लेंगे, ठीक है। लेकिन बच्चा उस टाइम क्या थोड़ा मैच्योर होने लगता है। लेकिन जब 11th-12th कंप्लीट होता है, बच्चा ग्रेजुएशन करता है, किसी भी स्ट्रीम में करे, तब वो अपने डिसीजन लेना चालू कर देता है। और कई बार आप, एक रिसर्च का टॉपिक है ये भी, कि पेरेंट्स ने सोचा था बच्चा डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, बच्चा बनता कुछ और है। आज यूपीएससी का एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं। जो बच्चे यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज में आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स से पूछना क्या आपने सोचा था आपका बच्चा सिविल सर्विसेज में टॉप करेगा? उन्होंने नहीं सोचा था, क्योंकि सिविल सर्विसेज में 20-30% बच्चे इंजीनियर्स के बच्चे आ रहे हैं। इंजीनियर का सिलेक्शन रेशो बढ़ गया अचानक से, जब से प्रीलिम के अंदर इन्होंने टेक्निकल पेपर्स डाले। तो जब बच्चे को आपने इंजीनियरिंग करवाई, जब बच्चे ने PCM लिया 11th-12th में, और आपने अच्छे कॉलेजेस से उन्होंने BTech की डिग्री की या MTech की डिग्री की, आपका टारगेट क्या था? मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। और बच्चे ने सिविल सर्विसेज क्रैक करके क्या बन गया? हाँ, ऑफिसर बन गया, कलेक्टर बन गया, या और भी
जो भी पोस्ट थी वहाँ पे जाके उसने सिलेक्शन ले लिया। यानी पेरेंट्स ने क्या सोच के उसकी तैयारी की, बच्चा बना क्या, यानी एंड क्या है उस पर फोकस करें हम। तो यहाँ पर जो लेकुमा है, जब हम बात करते हैं कि हमें फोकस करना पड़ेगा 11-12 पे, हम बच्चों को अगर ये फोकस कर ले बच्चा, देखो ये तो इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इंजीनियरिंग कौन सा बच्चा करेगा, जो बहुत हाई क्लास बच्चा है, क्रीम बच्चा है। हर बच्चे का माइंड, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, हर बच्चे का माइंड एक जैसा नहीं होता है। इसके पीछे अभी आपने लास्ट शायद 2 या 3 दिन पहले मैं अखबार पढ़ रहा था, आपने भी पढ़ा होगा, राशन पत्रिका, हार्दिक पांड्या 8वीं पास है या 6वीं पास था, ऐसे कुछ था, और आज क्या है। तो ऐसे 3-4 हमारे जो क्रिकेटर है उनकी योग्यता बताई गई कि ये योग्यता इनकी है, और वो आज क्या है। क्या एक कलेक्टर हार्दिक पांड्या की बराबरी कर सकता है क्या? मतलब वो जो सेलिब्रिटी है, और आज एक जो कलेक्टर बनता है, सिंपल, अब कलेक्टर बोलना बड़ा आसान अच्छा लगता है कि यार हमारे ताराचंद जी मीणा आज कलेक्टर है, अच्छा लगता है, वो हमारे कलेक्टर हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं, या हमारा बच्चा या हमारा कोई फैमिली में कलेक्टर है, बट वो उस पर्टिकुलर एरिया का कलेक्टर है। बट सेलिब्रिटी की बात करें, हार्दिक पांड्या की बात करें, हो सकता है वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, बट वो क्रिकेट में बहुत अच्छा था, उसने उसमें एफर्ट्स लगाए और आज कहाँ जाके बैठा है। वही कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी। यस, आपको फोकस्ड करना है। अगर आपने फोकस कर लिया कि मुझे ये बनना है, यू आर डूइंग योर वर्क कंटिन्यूसली, you will achieve your target definitely 101%। 101% आप अपना टारगेट अचीव करेंगे, गारंटेड। तो मीनिंग ये है कि जब हम बात करते हैं कि हमारा बच्चा किस लाइन में जाना चाहता है, यानी बच्चे ने 10th के बाद क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, तो जब बच्चा ग्रेजुएशन लेवल पे आता है तब वो डिसीजन लेता है, वो मैच्योर होता है। और एक चीज आपने नोट की, कभी आपके पेरेंट्स कंपैरिजन करेंगे आपका बच्चों के साथ कि उसके इतने परसेंट आगे तेरे इतने आए, केवल स्कूल लेवल में। कभी ग्रेजुएशन में आपके पेरेंट्स ने आपकी मार्कशीट देखी? नथिंग। कभी पूछा उसके 90% थे, तेरे 40 क्यों आए या 50 क्यों आए? हायर एजुकेशन लेवल पर आपकी मार्कशीट का कंपैरिजन ही नहीं होता है, पेरेंट्स फ्री हो जाते हैं, जबकि वो अफसर है, बच्चा अब बनेगा, और पेरेंट्स पिछड़ जाते हैं। तो फिर 10-12 स्कूल लेवल पर प्रेशराइज क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है बच्चों को कि तू इतने परसेंटेज ला? मैं अपील करूंगा, मैं चाहता हूं कि अचीवमेंट्स अगर आपको चाहिए, अगर आप अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहते हैं, मैंने अपने अचीवमेंट्स की बात की कि मेरा ये अचीवमेंट्स हैं, तो मेरा अचीवमेंट्स मुझे मेरे काम करने से आया, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो काम करने से आया है मेरा। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आप अपना अचीवमेंट्स, अपने गोल को अचीव कर ही नहीं पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपने उस काम को किया है। आप किसी भी छोटे से छोटे व्यक्ति के बारे में बात करें या बड़े से बड़े व्यक्ति के बारे में बात करें, हर व्यक्ति का अपना कॉन्फिडेंस होता है अपने एरिया में। अपने एरिया में हर व्यक्ति का अपना कॉन्फिडेंस है। आपका वर्क प्रोफाइल क्या है, उसमें आप कॉन्फिडेंटली काम करेंगे। मैं अपने एरिया में कॉन्फिडेंटली काम करूंगा। मैं क्यों कर पा रहा हूं? बिकॉज आई एम डूइंग कंटिन्यूसली माई वर्क। उसका नॉलेज हो गया ना? हाँ, एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज, ये है कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस के लिए आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी, और कंटिन्यूटी मेंटेन है और यू आर डूइंग योर वर्क प्योरली। ये ध्यान रखना, शॉर्टकट नहीं अपनाना है। स्मार्ट वर्क करना है बट शॉर्टकट नहीं अपनाना है। शॉर्टकट किया तो आपकी लाइफ भी शॉर्टकट ही रहेगी। तो आपसे बेटर यहाँ पे कोई भी नहीं बता सकता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बना जाए, तो उसका आप प्रोसेस इन डिटेल बताइए। देखो, ये स्पेसिफिक एरिया हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर, इस पर निश्चित अपन चर्चा करेंगे।